हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो कि इस साल 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से मैं अगर बात करूं तो बहुत ही मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि अगर इससे अगर बात किया जाएगा तो ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब मिला जुला करके बात किया जाएगा तो लगभग 20 मार्क्स का क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा जाए और देखा जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में पूछा जाता है और बहुत ही इजीली चीजों को टैकल किया जा सकता है। देखा जाए, जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं इसके सारे कॉन्सेप्ट के बारे में, सबसे पहले बात देखा जाए कि सारे के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं इसके बारे में डिस्कशन किया जाए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको पढ़ना है मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स जो होता है दैट इज अरेंजमेंट ऑफ सम एलिमेंट सम नंबर एंड फंक्शन, अरेंजमेंट ऑफ सम नंबर एंड फंक्शन। और मैट्रिक्स को जब भी लिखा जाता है तो हमेशा लिखा जाता है ब्रेसेस में लिखा जाता है। ठीक है, और मैट्रिक्स ए, नेमिंग जो मैट्रिक्स का किया जाता है वो कैपिटल लेटर से। ए जो है दिस इज द नेम ऑफ मैट्रिक्स। ए का मतलब हो गया नेम ऑफ मैट्रिक्स होता है। ठीक है, कैपिटल ए से लिखा जाएगा या तो कैपिटल बी, कैपिटल सी, यानी कैपिटल लेटर। ठीक है, और ए आई जे, ए आई जे, ए आई जे मतलब क्या हो गया, ए आई जे का मतलब हो गया एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स हो गया। चलिए, इसके बाद देखिए एम बाई एन, मतलब अगर मान लिया जाए इस मैट्रिक्स में एम रो है और एन कॉलम है तो लिखा जाएगा एम बाई एन। कहने का मतलब यह है कि इस मैट्रिक्स में एम रो होगा और एन कॉलम होगा। पहले जो लिखा गया है वो दर्शाता है आपको रो के बारे में बताता है। ठीक है, बाद में जो है वो बताता है आपको कॉलम के बारे में, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम। एम जो हो गया वो डिनोट करेगा नंबर ऑफ कॉलम को, सॉरी नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो को डिनोट करता है। और एन जो हो गया दैट इज नंबर ऑफ कॉलम होता है। ठीक है, मतलब अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता, अगर कोई मैट्रिक्स कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहता है कि एक मैट्रिक्स ए है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ए आई जे लिखा हुआ है, 3/2 लिखा हुआ है। इसमें अगर आपसे पूछता कि फाइंड द नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज होगा 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा, 2 होगा। ठीक है ना, और एम इंटू एन यानी कि 3 into 2, एम इंटू एन का वैल्यू जो लिखा जा सकता है वो एम एन, मतलब 3 into 2 जब आप करोगे तो वैल्यू लिखा जाएगा 6। 6 क्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एम इंटू एन का वैल्यू बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करता है एम इंटू एन का वैल्यू। ठीक है, तो ये था मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर बात किया जाएगा तो इसके बाद देखिएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स या तो फिर फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि मैट्रिक्स कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए कैसे बनेगा, जैसे देखो अगर मैं सपोज करूं कि कुछ इस तरह से लिख दिया जाए कि एक मैट्रिक्स फॉर्म करना है, इसका एलिमेंट्स ए आई जे लिखा जाता है और 2/3 होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। चलिए, और वेयर ए आई जे का जो वैल्यू लिखा जा सकता है दैट इज गिवन बाई आई प्लस जे बाई 2। तो पूछा जाएगा कि है ना मैट्रिक्स बनाओ, मैट्रिक्स लिखो, तो कैसे लिखा जा सकता है, तो पहले आप तो मैट्रिक्स लिखोगे, है ना, 3/2। जैसे ही मैट्रिक्स बोला गया 3/2 मतलब इस, सॉरी 2/3 इसका मतलब 2 रो और 3 कॉलम। 2 रो मतलब कि A11, दूसरा कॉलम A12, तीसरा कॉलम 13, मतलब पहला रो पहला कॉलम A11, पहला रो दूसरा कॉलम A12, पहला रो तीसरा कॉलम A13। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे लिखा जाएगा 2 1, फिर यहाँ से लिख सकते हो 2 2, और यहाँ लिखा जा सकता है 2 3। 3 1 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि उसमें 3 रो नहीं बोला गया, इसलिए 2 1 तक रुक जाना है। अब देखिए यानी कि सब कुछ का वैल्यू निकालो और यहाँ पर रख दिया जाए। तो देखो सबसे पहले बात A11 का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। A11 कितना होगा, I प्लस जे मतलब 1 + 1/2, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया 1। ठीक है, तब आप लिख सकते हो, यहाँ से लिखा जा सकता है A = 1, फिर देखो 1 2 मतलब दोनों को ऐड कर दो तो 1 + 2 3/2, मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है 3/2, 1 3 3 1 3, 1 और 3 को ऐड करने पर वैल्यू होगा 4/2, मतलब यहाँ से लिख सकते हो 2 2 1 मतलब 3/2, दोनों को ऐड कर दो डिवाइडेड बाई 2 तो आ गया 2, और यहाँ से लिखा जा सकता है आपका 5/2। तो कुछ इस तरह से मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलिए एक देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव में। ठीक है ना, क्या है, इस तरह से क्वेश्चन अगर आते हैं कि अगर पूछेगा आपसे कि हाउ मेनी मैट्रिक्स, ठीक है, हाउ मेनी मैट्रिक्स how many matrix how many
मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 कैन बी मेड बाई यूजिंग 0 and 1। देखो 0 और 1 को यूज करके कितना सारा मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। 0 और 1 को यूज करके कितना सारा मैट्रिक्स बनाया जा सकता है, वो भी कितने ऑर्डर का होना चाहिए, 2 by 2 का। ठीक है ना। तो कैसे आप क्या आंसर होने वाला है, तो यहाँ पे लगेगा कंसेप्ट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएनसी का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं तो 2 by 2 मैट्रिक्स बनाना है। 2 by 2 मतलब 2 रो 2 कॉलम। तो आप देखो पीएनसी अगर बात किया जाएगा, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ लिखाएगा, यहाँ भी कुछ लिखाएगा, यहाँ भी कुछ लिखाएगा, यहाँ भी कुछ लिखाएगा। ये इस तरह से मैट्रिक्स बनने वाला है। चलो अगर मैं बात करूं तो इस A11 को फिल करने का कितना तरीका है, 2। चाहे तो 0 लिखा जा सकता है, चाहे तो 1 लिखा जा सकता है। ठीक है ना, 0 या तो फिर 1 लिखा जा सकता है, यानी कि दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। इसे भी फिल करने का कितना तरीका है, 2 तरीका है। यहाँ भी फिल करने का कितना तरीका है, 2 तरीका है। इसे भी फिल करने का कितना तरीका है, 2 तरीका है। मतलब प्रोसेस कंटिन्यूएशन में जब होता है तो वहां पे जब भी होता है तो वहां पे मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब 2 into 2 into 2 कितना टाइम्स मल्टीप्लाई होने वाला है, 4 टाइम्स। यानी कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना बनेगा, अगर आपसे पूछा जाएगा तो लिख सकते हो आप 2 के पावर 4। ठीक है ना। तो एक्चुअली में 2 जो लिखा गया है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ एंट्रीज को। नंबर ऑफ एंट्रीज मतलब अगर यहाँ पर रहता 0 1 2 3 तो 3 2 के जगह क्या लिखा था, 3। ठीक है ना। और यहां पे लिख दोगे आप m इंटू एन का वैल्यू, का वैल्यू लिखा जाएगा। मतलब कि जैसे देख सकते हैं आप 2 into 2 वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। ऊपर में क्या करना, 4 लिखाएगा। मतलब अगर मैं बात करता कि मैट्रिक्स बनाना रहता 3 by 2, मैट्रिक्स कैसे बनाना रहता 3 by 2 और मैं एंट्रीज दे देता 0 और 1 फिर से, है ना। 0 और 1 के हेल्प से 3 by 2 का कितना सारा मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। तो आंसर कैसे लिखा जा सकता है, तो देखो नंबर ऑफ एंट्रीज कितना है, सिर्फ और दो ही एलिमेंट यूज करना है। तो जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा 2 डिवाइडेड बाई इट्स, है ना, ऑर्डर का वैल्यू। तो ऑर्डर का वैल्यू कितना आएगा, 3 into 2 6, यानी कि 2 के बार 6 बन जाएगा। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे 0 1 2 अगर 3 4 इस तरह से होता, 0 1 2 3 होता, तब क्या लिखा जाता बोलिएगा, 1 2 3 4 था, तो 4 के पार क्या लिखा जा सकता है, 6 लिखा जा सकता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया बातें। ठीक है ना। जितना नंबर ऑफ एंट्रीज देगा उसको नीचे में रखना है, बेस बना लेना है, और पावर में किसको डाल देना है, m इंटू एन के वैल्यू को, एन के वैल्यू को। इसके बाद देखा जाए, इसके बाद देखिएगा तो देखिए तो ये हो गया इस तरह से। देखो एक और होता है क्वेश्चन एनसीईआरटी में कि अगर मान लिया जाए कि कुछ इस तरह से है कि हाउ मेनी ऑर्डर आर पॉसिबल, हाउ मेनी ऑर्डर आर पॉसिबल ए मैट्रिक्स हैविंग 12 एलिमेंट्स, है ना। मतलब किसी एक मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स है तो कितना सारा ऑर्डर लिखा जा सकता है, मतलब आप कितने तरीका से अरेंज कर सकते हो, 12 एलिमेंट्स को कितने तरीका से अरेंज किया जा सकता है ये बताना है। तो कैसे लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, मतलब आप लिख सकते हो 1 into 12 मतलब एक रो 12 कॉलम, या तो उल्टा कर दो आप 12 रो 1 कॉलम, या तो फिर लिखा जा सकता है 2 by 6 मतलब 2 रो से 6 कॉलम, या तो फिर 6 by 2 6 रो 2 कॉलम, या तो फिर 3 by 4 मतलब 3 रो 4 कॉलम, या तो 4 by 3 4 रो 3 कॉलम, और कोई भी संभव नहीं है। ठीक है ना। तो यानी कितना सारा बन सकता है ऑर्डर, तो 1 2 3 4 5 6, इसलिए सिर्फ 12 एलिमेंट्स को यूज करके कितना सारा मैट्रिक्स ऑर्डर कितना पॉसिबल है, तो देयर आर ओनली 6 पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मान लो इस तरह से रहता है 25, तो 25 अगर दिया तो कितना सारा ऑर्डर पॉसिबल है, तो एक बच्चा लिख सकता है 1 by 25, या तो फिर 25 by 1, या तो फिर 5 by 5, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3 ही मैट्रिक्स पॉसिबल होगा। ठीक है, मतलब जो भी एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया गया उसको आप लिखने की कोशिश करो कि कितने तरीके से मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है, जितने तरीके से मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है उतना ही नंबर ऑफ ऑर्डर पॉसिबल होगा। चलिए इसके बाद देखा जाए, बहुत ही कम समय में हम लोग को कोशिश करना है कि सारा का सिलेबस को एक बार फिर से रिकैप कर दिया जाए, जिससे आपका नंबर बहुत बेहतर आए। ठीक है, ताकि आप कोचिंग को एक बार जरूर याद करें कि, है ना, हमने कॉन्सेप्ट पार्ट में पढ़ा था और बहुत ही बेहतर मार्क्स आया। चलिए इसके बाद देखा जाए,
तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ मैट्रिक्स, है ना, नंबर ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक ऑर्डर कितने तरीका से लिखा जा सकता है, ठीक है ना, इसके बारे में कहानी था। अब देखिए इसके बाद जो टॉपिक होता है वो आपका हो गया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या चीज के बारे में बात किया जाए? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तब देखो मैट्रिक्स का टाइप तो बहुत सारा होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं कुछ कुछ के बारे में, जैसे देखो सबसे पहली बात रो मैट्रिक्स। कौन सा हो गया? रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स का कैसा होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होता है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। और रो मैट्रिक्स जब भी होगा तो एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे अगर लिखा गया है तो 1/n या तो 1/m कुछ भी हो सकता है, मतलब एक रो कॉलम कुछ भी हो सकता है। जैसे आप देख सकते हो लिखा जा सकता है 1/3, है ना, 1/4, इस तरह से सारे के सारे जो हो गया वो रो मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है। मतलब अगर पहला ऑर्डर देखना, अगर यहां पर 1 लिखा गया है तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि रो एक है, एक रो मैट्रिक्स, ठीक है ना। एक दूसरा इसका नाम होना चाहिए, है ना, क्या हो गया दूसरा? अगर बात किया जाएगा तो कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा? कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या हो गया? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होगा। मतलब एक मैट्रिक्स लिखा जाए ए आई जे और लिख दो आप यहां से है ना n/1 लिख दिया जाए, इसमें एक कॉलम हो गया, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। जैसे आप देख सकते हो अगर लिख दिया जाता है 3/1, 2/1, ये सब में कितना कॉलम है? एक ही कॉलम है। उसके बाद अगर बात किया जाएगा तो आप बात कर लो, है ना, थर्ड नंबर की बात करूं तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर डिफरेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? है ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स अगर कोई ए आई जे है ना, m/n है, ये रेक्टेंगुलर तभी होगा जब m इज नॉट इक्वल टू n। एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में, ठीक है ना, कि फॉर मैट्रिक्स a इक्वल टू ए आई जे इट विल बी रेक्टेंगुलर इफ ऑप्शन में रहेगा m इक्वल टू m इज ग्रेटर देन n, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो डरना नहीं है, जहां पे भी m नॉट इक्वल टू n होगा उसे क्या बोला जाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोला जाएगा। मतलब 3/2, 2/3 इस तरह से सबके सब क्या हो गया? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना। उसके बाद बात किया जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा? स्क्वायर मैट्रिक्स। द स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होता है, उसे बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे आप लिख दो ए आई जे, यहाँ पे लिखा जाएगा m/m, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम विल बी सेम, जैसे कि 2/2 हो सकता है, 3/3 हो सकता है, 4/4 हो सकता है, ठीक है ना। ये सब क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो पॉइंट नंबर 5, ये टाइप्स का पार्ट नहीं होगा बल्कि अलग हो गया, ठीक है ना। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ऑफ ए मैट्रिक्स। तो डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जिसके बात करूं ए आई जे m/m लिखा गया, m/m लिखा गया है, ठीक है। और ए आई जे इक्वल टू 0 होगा इफ आई इक्वल टू जे। डायगोनल मतलब क्या हो गया? डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया? ए आई जे को मिला जाएगा जहां पर आई इक्वल टू क्या होगा? जे होगा। ए आई जे जहां पर आई इक्वल टू क्या होना चाहिए? जे होना चाहिए। मतलब डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया? अगर कोई मैट्रिक्स ए है जो कि m/m हो, ठीक है कि ना, और डायगोनल एलिमेंट का मतलब क्या हो गया कि जिस भी एलिमेंट के लिए ith रो और jth कॉलम दोनों सेम होगा, ith रो और jth कॉलम दोनों सेम होगा, उस एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब दोनों ith रो और jth कॉलम, मतलब a11 हो गया, या तो a22 हो गया, या तो फिर a33 हो गया, a44 हो गया, इन सभी को बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स बोला जाता है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहां पर अगर लिख दिया जाए एक मैट्रिक्स A इक्वल टू लिखा जाए 1 2 3 4, अब आपसे पूछा जाए कि इसका में डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन सा है, तो A11 और A22, मतलब ये और ये दोनों को दोनों जो हो गया वो डायगोनल एलिमेंट्स है। अब बाकी जो दिख रहा है वो सबके सब कैसा हो जाएगा? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएगा, ठीक है ना, है ना। अगर मैं बात करूं थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स के बारे में तो एक मैट्रिक्स लिखा जाए 1 2 3 ABCDEF, ठीक है ना। चलिए अब इसमें डायगोनल एलिमेंट को पहचानना है, तो डायगोनल एलिमेंट कौन कौन सा हो गया? A11 यानी कि 1 A B और F ये हो जाएगा, ठीक है ना। A11 A22 और A33 हो गया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है।
उसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिए, चलिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का पांचवा अब देखा जाए, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स तो वैसा मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होता है, वैसा मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होता है। जिन्हें मतलब अगर कोई मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स, कंडीशन अप्लाई, एक ऐसा होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। जैसे सपोज करो कि कोई मैट्रिक्स ए है और लिखा गया है ए आई जे, ठीक है, और इसका नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा? जब ए आई जे का वैल्यू जीरो होगा। कब? जब नॉन डायगोनल जीरो होगा, मतलब जब आई नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो वहां पे वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, तब उसे बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आप जीरो कर दो, मतलब लिखा जा सकता है 3 0 0 4, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितना होगा? जीरो होगा। जो डायगोनल पर नहीं है, जो डायगोनल पर नहीं है वो जीरो होगा, ठीक है ना। जैसे देखो अगर मैं बात करूं 3/3 के लिए, ठीक है, तो 3/3 के लिए क्या लिख सकते हो आप? 4 0 0, फिर यहां लिख दो आप 0 8 0 0 0 7, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद देखो एक और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है जिसे हम लोग बोलते हैं, बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा हो गया? पॉइंट नंबर 6, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? वैसा मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल, वैसा डायगोनल मैट्रिक्स, वैसा डायगोनल मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट इक्वल होता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं तो इस तरह से लिखा हुआ है 3 0 0 3, तो एक डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन इसका डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है, इसलिए इसे बोला जाएगा स्केलर मैट्रिक्स बोला जाएगा, ठीक है ना। और यदि ऐसा भी लिखा जा सकता है 3/3 में, 3/3 में भी लिखा जा सकता है। आप लिख सकते थे 3 0 0 0 3 0 0 0 3। देखो इसका डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स बोला जाएगा। उसके बाद देखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? तो दो ऐसा, है ना, सॉरी, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होगा, डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होगा, बाकी सब 0 0 होगा, ठीक है ना। यानी कि आप लिख दो यहाँ पे 1 0 0 1 1 0 0 1, दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये सेकंड, ये जो मैट्रिक्स है वो 2/2 है, इसलिए बुक वगैरह में देखिएगा तो इसे I2 से भी लिखा जाता है। I2 याद रखने वाली बात है कि 1 0 और 0 1 होता है, याद रखना है कि आइडेंटिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर इज गिवन बाय 1 0 0 1 लिखा जाता है, ठीक है ना। अगर थर्ड ऑर्डर की बात किया जाएगा, थर्ड ऑर्डर मतलब अगर I3 की बात किया जाएगा तो I3 हो जाएगा आपका, लिखा जा सकता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैन बी ट्रीटेड एज 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैन बी ट्रीटेड एज 1, मतलब जैसे आप देखो पहले पढ़े थे कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर जब करते वैल्यू कितना आता था? 1, 1 का क्यूब करते तो वैल्यू कितना आता था? 1। इन द सेम वे अब आप आई का स्क्वायर करो तो वैल्यू क्या लिखाएगा? आई, ठीक है ना। आई का क्यूब करो वैल्यू क्या लिखाएगा? आई। आई के पावर n का वैल्यू क्या लिखा जा सकता है? आई ही होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो ये देखो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 into 1 किया जाएगा तो वैल्यू क्या लिखा जाता है? 2। 3 into 1 वैल्यू क्या लिखा जाता है? 3। इन द सेम वे a into कोई मैट्रिक्स ए है उसको मल्टीप्लाई किया जाए आई के साथ तो क्या लिखाएगा? ए के इक्वल लिखाएगा, या तो फिर ए बी इंटू आई करना था, फिर से क्या लिखा गया? ए बी लिखा जाएगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि जब किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो चेंज नहीं होता, जैसा था वैसे ही लिखा जाता है, ठीक है ना। चलिए, यानी कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 1 की तरह ट्रीट करके चलना है, ठीक है। जैसे कि जितना भी अलजेब्रिक ऑपरेशन वगैरह होगा तो वहां पे 1 की तरह ट्रीट करके चलना है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आगे बढ़ा जाए। इसके बाद अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, उसके बारे में डिस्कशन मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए तो इसके बाद आप लोगों को पढ़ना होता है अलजेब्रिक ऑपरेशंस, ठीक है ना, ऑन मैट्रिसेस। नल मैट्रिक्स, एक और मिनट, एक और छूट गया, नल मैट्रिक्स।
तो नल मैट्रिक्स क्या होता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसका सारा का सारा एलिमेंट जीरो होगा। नल मैट्रिक्स को दूसरा नाम होता है वाइड मैट्रिक्स, वाइड मैट्रिक्स, और यू कैन से जीरो मैट्रिक्स भी इसे बोला जाता है, जीरो मैट्रिक्स भी बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए, मतलब सारे के सारे एलिमेंट जीरो होगा, ये तो बहुत आसान है, ठीक है ना। कोई भी मैट्रिक्स लिख दो, सारे के सारे एलिमेंट्स को जीरो जीरो लिख दो, तो ये हो गया जीरो मैट्रिक्स हो गया। रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर दोनों हो सकता है। चलिए अब आगे देखा जाए, नेक्स्ट। इसके बाद देखिए इक्वल मैट्रिक्स। कौन सा? इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है ना, या तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यू कैन से इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होता है जब उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल एंड देयर ऑर्डर आर इक्वल, आल्सो देयर ऑर्डर आर इक्वल। जैसे देखो, अगर मैं बात करूं कि कोई मैट्रिक्स ए लिख दिया गया है ना, ये लिखा गया है 3/2, है ना, और मैं लिख देता हूं यहाँ पे ए आई जे, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स बी लिख दिया जाए, मैट्रिक्स बी लिख दिया जाए, ठीक है ना, ये लिख दिया जाए बी आई जे, और मैं यहां लिख देता हूं m/n। अगर मैं बोल देता हूं कि ए और बी दोनों इक्वल है, ए इक्वल टू बी, मैट्रिक्स ए और बी दोनों इक्वल है, इसका मतलब यह कहा जा सकता है ना। तब आपसे पूछा जाए कि एम और एन का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम एंड एन इफ ए एंड बी आर इक्वल। तो जब इक्वल होगा तो दोनों का ऑर्डर भी क्या होगा, सेम सेम होगा। यानी कि एम का वैल्यू क्या लिखा जा सकता है 2, और सॉरी एम का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, एम का वैल्यू 3 और एन का वैल्यू क्या लिख सकते हो आप 2 लिखा जा सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद देखा जाए, अब देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होता है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होगा। कहने का मतलब यह हो गया कि कुछ इस तरह से रहता है x3, है ना, यहाँ पे ले देता हूं 2/3 यहाँ 4, ठीक है, इज इक्वल टू लिख दिया जाए, यहां लिख दिया जाए 4 3 7 और यहां लिख दिया जाए 4। तब आपसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तब कैसे इक्वल, है ना, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, दोनों का ऑर्डर सेम सेम है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। मतलब इसका पहला और इसका भी ये वाला a11 दोनों का इक्वल होगा। मतलब x का वैल्यू क्या हो गया 4 और 3/, का वैल्यू किसके इक्वल होगा 7 के इक्वल होगा। मतलब 3/, इक्वल टू लिखा जा सकता है यहां से 7, तो y का वैल्यू कितना आ गया 7/3 आ गया। तो दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होता है जब दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है और करस्पॉन्डिंग, है ना, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, पॉइंट टू मिनट ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों सेम होगा तभी मैट्रिक्स इक्वल होगा। चलिए इसके बाद देखा जाए, मतलब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारा बन सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, या तो फिर आपको लीनियर एक्सप्रेशन भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, ठीक है ना। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में भी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखा जाए, फिर अलजेब्रिक ऑपरेशन, अलजेब्रिक ऑपरेशंस अगर बात किया जाए इसके बारे में, तो सम अलजेब्रिक ऑपरेशंस, ठीक है ना, अलजेब्रिक ऑपरेशंस, ठीक है। तो अलजेब्रिक ऑपरेशंस में क्या क्या पढ़ना है आपको, जैसे दो को मैट्रिक्स को कैसे आप ऐड करोगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहली बात, अगर अलजेब्रिक ऑपरेशंस में अगर बात किया जाए तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, सपोज करो कि कोई मैट्रिक्स ए है, सपोज करो कि कोई मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स ए लिखा गया 3 2 1 2 1 3 लिखा गया है, ठीक है ना, और आपको नीड है 2a कैलकुलेट करने का। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 से हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 से हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 6 4 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 2 6 लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अगर जरूरत पड़ गया नहीं -5a निकालना है, तो -5a मतलब क्या हो गया, हर एक एलिमेंट कितना से मल्टीप्लाई किया जाएगा, -5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन टू ए मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद इसका नेक्स्ट अलजेब्रिक ऑपरेशन देखा जाए तो दैट इज योर नेक्स्ट अलजेब्रिक ऑपरेशन, यानी कि पॉइंट नंबर 3, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मतलब दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाएगा, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाएगा। जैसे आप सपोज कर लो, है ना, तो एडिशन कब पॉसिबल है, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, और जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो उसको बोला जाता है कंपैरेबल मैट्रिक्स। जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है क्या बोला जाता है, कंपैरेबल मैट्रिक्स बोला जाता है। तो एडिशन कैसे किया जाता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया जाता है। जैसे देखो, अगर मैं बात करूं एक मैट्रिक्स ए लिखा गया है
1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। दूसरा मैट्रिक्स लिखा गया है बी, और बी का जो वैल्यू लिखा गया है वो 3 है, 4 है, -1 है, -8 -2, और लिखा गया है आपका 0 लिखा गया है। दोनों को ऐड करना है a प्लस बी। तो a प्लस बी कैसे आप फाइंड आउट करोगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो आप, यानी कि 1 को 3 के साथ कितना आ गया 4, 2 को 4 के साथ कितना आ गया 6, 3 को -1 के साथ 2, 4 को -8 के साथ तो -4, 5 को -2 के साथ तो 3, 6 को 0 के साथ कितना आ गया 6 आ गया, हो गया। लेकिन अगर आपको अगर जरूरत पड़ता है कि नहीं 2a प्लस बी निकालना है, 2a प्लस बी, तब आप कैसे करते? तो 2a प्लस बी मतलब a में 2 से मल्टीप्लाई कर लो, करने के बाद b के साथ जोड़ा जाए। तो 2 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 2, तो 2 जब ऐड करोगे 3 के साथ तो कितना आ गया, यहां से लिखा जा सकता है 5, 2 ऐड करने के बाद जोड़ेगा तो कितना आ गया 8, 2 मल्टीप्लाई करने के बाद तो कितना लिखा जा सकता है 5, और यहां से 2 मल्टीप्लाई करने के बाद तो 8 8 कितना हो गया 0। फिर देखो 2 इंटू 5 10 में से तो कितना 2 गया, तो कितना बच गया 8, फिर 6, तो यहां पे क्या लिखा जा सकता है 12। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है ना। चलिए इसके बाद सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन कोई बड़ी चीज नहीं है, सब्ट्रैक्शन मतलब एडिशन होता है, लेकिन कब? दूसरे मैट्रिक्स का साइन चेंज करने के बाद। दूसरे मैट्रिक्स का साइन चेंज करने के मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद ऐड कर देना है। जैसे देखो है ना, अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 3 सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस मतलब कि दो मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, ठीक है ना। तो देखो सपोज करो कि मैट्रिक्स ए लिखा गया है 1 3 2 1 3 1 लिखा गया है ना, 5 3 5 4 8 लिखा गया है। अब एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स मैं सपोज कर लेता हूं कि एक और मैट्रिक्स बी है, दोनों कंपेरेबल होना चाहिए, कंडीशन अप्लाई। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी दोनों है ना ऐड भी होगा और सब्ट्रैक्ट भी होगा, ठीक है ना। अगर मैं सपोज कर लूं कि यहां पर लिखा गया है 2 8 9 3 7 2, ठीक है, और आपको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी a माइनस बी, तब कैसे कैलकुलेट करोगे आप? b का साइन चेंज करना और ऐड कर देना है, b का साइन चेंज करना और a के साथ ऐड कर देना है। तो देखो ये 2 नहीं अब आपको दिखना, यहाँ पे क्या दिखेगा -2, तो -2 जब ऐड करोगे कितना आ गया -1, यहाँ पे क्या आ गया -5, यहाँ पे क्या लिख सकते हो -7, यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है 2, यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है -3, यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है बोलिएगा 6, हो गया। दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन संभव है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद फिर आता है आपका मल्टीप्लीकेशन। हाँ, यहां पर बच्चों लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में, ठीक है, इसलिए बहुत प्यार से देखा जाए। फोर्थ मैट्रिक्स एन ऑपरेशन दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस है ना, मतलब दो मैट्रिक्स को आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे इसके बारे में डिस्कशन होने जा रहा है, ठीक है। दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना, इस वैली यहां पे कंफ्यूजन वाली बात है। तो देखो कैसे क्या होगा जो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा। तो सपोज कर लो कि कोई मैट्रिक्स ए है, यहां लिखा गया 1 2 3 4 5 6 और मैं लिख देता हूं 1 2 1 लिख देता हूं, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स अगर मैं सपोज कर लेता हूं कि मैट्रिक्स बी जो लिखा गया है वो लिखा गया 1 2 3 है ना, 1 2 3 और ये लिख दो आप यहाँ पे 3 1 2 और यहां लिख दिया जाए 3 2 3 1, 3 1 नहीं 3 2 लिख दिया जाए। चलिए अभी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, a इंटू बी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि क्या सर हर एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है? ईच एवरी मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाई टुगेदर। नो, कोई जरूरी नहीं कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो कब संभव है पहले ये समझा जाए। जैसे देखो अगर मैं बात करूं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, ठीक है ना, तो देखो अगर सपोज कर लो कि एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर ए आई जे लिखा गया है, इसका ऑर्डर है m बाई n, ठीक है। और अगर मान लिया जाए कोई मैट्रिक्स बी है, इसका ये मैं लिख देता हूं बी आई जे, ठीक है, इसका ऑर्डर मैं लिख देता हूं के बाई पी, ठीक है। तो ये कब संभव है दोनों का? अगर मान लीजिए कि आपको फाइंड आउट करना है ए इंटू बी, क्या फाइंड आउट करना है ए इंटू बी, मतलब मैट्रिक्स ए का कॉलम, मैट्रिक्स ए का कॉलम, मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रो होना चाहिए। मैट्रिक्स ए का कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ द मैट्रिक्स बी,
तभी ए भी एग्जिस्ट करेगा, अन्यथा ए भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब मल्टीप्लीकेशन इज ओनली पॉसिबल इफ एन इजकल टू क्या होगा, पी होगा, सॉरी एन इजकल टू क्या होना चाहिए, के, एन इजकल टू के होगा, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन संभव है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, दो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई किया जा सकता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, सॉरी एक मिनट, है ना, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब n बाई के होगा, n इक्वल टू क्या होगा, k होगा, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद कोई मैट्रिक्स c बनेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद कोई ना कोई मैट्रिक्स c बनेगा, c मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तब आप समझ लो कि ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, समझ लेना है कि दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो क्या बच गया आपका m बाई p, यानी कि c का जो ऑर्डर होने वाला है दैट विल बी इक्वल टू m बाई p होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू द, है ना, नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, पॉइंट नंबर 1। ठीक है ना, पॉइंट नंबर 2 हमने क्या बताया, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर क्या बनेगा, तो यहां पर इसका नंबर ऑफ रो और इसका नंबर ऑफ कॉलम लिखा जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब देखो, मैं दोनों मैट्रिक्स को बोलता हूं कि मल्टीप्लाई करो आप, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, पहले तो ये देखा जाए। तो पहले देखा जाए कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। चलो आप देखो, ऑर्डर चेक किया जाए तो देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर बात किया जाए तो देखो इसमें 3 रो है 3 कॉलम, यानी कि 3 बाई 3 लिखा जा सकता है। सेकेंड मैट्रिक्स की बात किया जाएगा तो इसमें देखा जाए तो इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है ना, और मैट्रिक्स फर्स्ट का लास्ट, मैट्रिक्स फर्स्ट का लास्ट मतलब 3 इज इक्वल टू इसका फर्स्ट होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। यानी कि देखा जा सकता है ये है, यानी कि ए भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ए भी फाइंड आउट किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा निकालना चाहता है बी ए, तो क्या संभव है, बी ए मतलब क्या हो गया, पहले 3/2 लिखोगे और उसके बाद क्या लिखेगा 3/3, 2 इज नॉट इक्वल टू 3, इसलिए बी ए हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ए भी फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, यानी कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए इंटू बी मे और मे नॉट बी इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है ना, चलिए अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यार से देखा जाए कि दो को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू बी लिखना है। ठीक है ना, तो कैसे किया जाएगा, आपको हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट बनाना है, मतलब ऐसे इंटू ऐसे करना है, थर्ड क्वाड्रेंट बनाना है। कौन सा क्वाड्रेंट बनाना है, थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब हमेशा रो को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, कॉलम के साथ। रो इज मल्टीप्लाइड बाय द कॉलम, है ना। जैसे अब देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का रो ले लो तो सेकंड मैट्रिक्स का क्या लेना है, कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का क्या लोगे, कॉलम। चलो मल्टीप्लाई किया जाए, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। ठीक है ना, तो 1 इंटू 1 वैल्यू कितना आ गया आपका 1, तो 1 लिख दो आप। 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 2 को मल्टीप्लाई करने 3 के साथ किया जा रहा है, फिर 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, तो 9 लिख दो आप। ठीक है, फिर फर्स्ट रो को ही इसके सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, एक को क्यों नहीं छोड़ना है, सबको पकड़ पकड़ को पीटना है। ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत, तो फर्स्ट रो किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसके सेकंड कॉलम के साथ, तो यानी कि 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, फिर 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, फिर 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 आप लिख दो। ठीक है, इसके बाद देखा जाए, इसके बाद आप क्या करोगे 4, अब सेकेंड रो को लेना है, कौन सा रो लेना है, सेकेंड रो, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करना फिर से कॉलम 1 के साथ। ठीक है ना, तो यानी कि 4 इंटू कितना हो गया 1, दैट इज इक्वल टू 4, 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, फिर 6 इंटू 3 कितना हो गया 18, तो 18 लिख दोगे आप। ठीक है ना, फिर 4 इंटू 2 कितना लिखोगे आप 8, 5 इंटू 1 कितना हो गया 5, 6 इंटू 2 कितना लिखा जा सकता है 12 लिख दिया जाए। उसके बाद फिर आप क्या करोगे कि 1 to 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो क्या लिखा जा सकता है 1 इंटू 1 1, फिर लिख सकते हो आप 6 प्लस 3, फिर यहां से मल्टीप्लाई करो तो 2 लिखा जा सकता है 2 प्लस 2, मतलब सबको आप ऐड कर लो, तो ऐड करने पर इसका वैल्यू क्या आ गया ए इंटू बी का वो लिखा जाए। ठीक है ना, कितना आ गया 16। ठीक है, यहां पर लिख सकते हो आप 10, यहां लिखा जा सकता है 23 यानी कि 27। ठीक है ना, और यहां से लिखा जा सकता है 25, यहां 37, फिर यहां पर देखा जाए कितना हो गया 25। ठीक है ना, यहां पर क्या लिख सकते हो आप 10,
फिर यहां पर लिखा जा सकता है आपका 6 हो गया, और का मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर लेना है, ठीक है ना। आई थिंक एक आप लोग को मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो आपके लिए एक, चलो मल्टीप्लाई करो आप। मैट्रिक्स ए लिखा गया है 1 2 3 1 -1 2, ठीक है ना, -3 2 1। चलिए मैट्रिक्स बी अगर बात किया जाए तो यहां लिखा गया है 1 1 3 2 1 3। चलो पहले ये बताओ कि क्या दोनों में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन संभव है। पहले ये तो सोचो कि क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन संभव है। ए इंटू बी फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, ए इंटू बी। तो क्या संभव है, तो ये देखा जाए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/3, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/2, ठीक है। तो देखो यहां पर भी 3, यहां पर भी 3 है, इसलिए a इंटू बी फाइंड आउट किया जा सकता है, b इंटू ए भी फाइंड आउट किया जा सकता है, इसका मतलब इसमें, ठीक है ना। चलिए फाइंड आउट कीजिए a इंटू बी। चलिए जिस बच्चे से नहीं बना वो देखेंगे इधर ए बी, ए बी मतलब कि हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट, रो इंटू कॉलम, रो इंटू हमेशा याद रखो कॉलम करना है, थर्ड क्वाड्रेंट बनाना है, ठीक है। तो 1 इंटू 1 कितना हो गया आपका 1, 1 इंटू -1 इंटू 3 3 हो गया, फिर +1, फिर यहां से मल्टीप्लाई कर लो आप सेकंड के साथ, तो 1 -2 6, उसके बाद -3 फिर लिख दो आप 6 और फिर लिख दो यहां से आप 1, उसके बाद फिर यहां से किया जाए मल्टीप्लाई, तो -3 +4 +3, यानी कि ओवरऑल कितना इसका आंसर आ गया, लिखा जा सकता है आपका -1, फिर यहां से आप लिख सकते हो, लिखा जा सकता है आपका 6 यानी कि 5, यहां से लिखा जा सकता है 7 यानी कि 4, इसके बाद यहां पर लिखा जा सकता है आपका 4, कहां 2 होगा, 1 -3 +2, हाँ अच्छा 2 होगा, यहाँ पे कितना होगा 2 होगा, तो ओवरऑल इसका वैल्यू कितना आ गया 0, ठीक है कि नहीं। सो दिस इज आवर राइट आंसर, ठीक है। चलिए तो ये हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। चलिए इसके बाद बात किया जाए, चलिए इसके बाद देखा जाए, समझा जाए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज मतलब क्या होता है कि इंटरचेंज करना होता है, रो के एलिमेंट को कॉलम बना देता है और कॉलम को रो बना दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे, ट्रांसपोज को लिखा जाता है ए के पावर टी और यू कैन राइट ए डैश, ठीक है ना, ए के पावर टी या तो फिर लिखा जाता है ए डैश लिखा जाता है। जैसे देखो अगर मैं बात करूं, अगर कुछ कॉन्सेप्ट की बात किया जाए तो देखो एक्चुअली में कोई अगर मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना, मैट्रिक्स ए आई जे लिखा गया है, ए आई जे लिखा गया है, इसका m/n लिखा गया है, तो पॉइंट टू बी नोटेड, जब ट्रांसपोज लिया जाता है तो मैट्रिक्स का ऑर्डर इंटरचेंज कर जाता है, ऑर्डर किया जाता है इंटरचेंज किया जाता है, यहाँ पे जे आई लिखा जाएगा, जे आई लिखा जाएगा, ठीक है ना, जे आई हो जाएगा, क्योंकि जो कॉलम था वो रो हो जाएगा, रो एलिमेंट क्या हो जाएगा कॉलम में चला जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखोगे आप n/m, ऑर्डर भी इंटरचेंज कर जाएगा, पहले m/n था तब क्या लिखाएगा
एन बाई एम लिखाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कोई मैट्रिक्स ए लिखा गया है 1 2 3 3 2 1 और मैं लिख दूंगा आप कुछ नहीं, ठीक है ना। इसका देखिए ऑर्डर क्या है, ऑर्डर देखा जाए तो ऑर्डर कितना हो गया, बोलिए ऑर्डर हो गया आपका 2/3। ऑर्डर कितना हो गया 2/3। अब इसका ट्रांसपोज लिया जाए, जब आप ट्रांसपोज लोगे तो क्या हो जाएगा ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, यहां से लिखा जा सकता है 1 2 3, मतलब पहला रो को पहला कॉलम बना दो, पहला रो को पहला कॉलम, दूसरा रो को दूसरा कॉलम, तो यानी कि 3 2 1। अब देखो इसका ऑर्डर क्या होगा 3/2 होगा, यानी कि ऑर्डर इंटरचेंज किया जाता है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर ऑर्डर इंटरचेंज कर जाता है, ठीक है ना। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लेने पर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर ऑर्डर इंटरचेंज कर जाता है। पहले m/n था और ट्रांसपोज लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा n/m, aij, तब अब क्या लिखाएगा azi हो जाएगा, इंटरचेंज कर जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद, अब देखो अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या क्या होता है। तो सबसे पहला बात कि अगर ए ट्रांसपोज है फिर से ट्रांसपोज लिया जाएगा तो एक इक्वल हो जाएगा, मतलब अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स ट्रांसपोज लिया जाएगा तो एक इक्वल होगा, लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ट्रांसपोज लिया तो वो ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 2, ठीक है ना, ए प्लस बी का या तो माइनस रहे का होल ट्रांसपोज अगर होता है तो यहां से लिखा जाता है ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज का साइन दोनों मैट्रिक्स पे आएगा। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू लिखा जाता है ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है ना। और यदि मैं बात करूं यहां पर कुछ ऐसा रहेगा, पॉइंट नंबर 3 अगर लिखा हुआ है एन ए का होल ट्रांसपोज, एन ए का होल ट्रांसपोज, एन मतलब क्या हो गया कोई कांस्टेंट हो गया, एन मतलब क्या हो गया कोई भी अगर कांस्टेंट है तो एन ए का ट्रांसपोज, एन ए का होल ट्रांसपोज, मतलब कोई मैट्रिक्स में एन से मल्टीप्लाई करो, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज लो, या तो ऐसा हो सकता है कि पहले आप ट्रांसपोज ले लो और उसके बाद एन से मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी सेम, ठीक है ना। उसका देखिए पॉइंट नंबर 4 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगा इस प्रॉपर्टी के बारे में बात किया जाएगा, तो पॉइंट नंबर 4 है ना, अगर मिलता है आपको a इंटू बी का होल ट्रांसपोज, a इंटू बी का होल ट्रांसपोज, तब क्या होगा तो देखो ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज अगर लिखा जाएगा तब लिखा जाता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है ना, उलट के लिखा जाता है, पहले बी आ जाएगा बाद में ए आ जाएगा, तो ये स्टार मार्क होगा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में ही यूज होता है, ठीक है ना, बाकी सब तो कॉमन सेंस से याद हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगर मान लीजिए पैसा रहता है ए इंटू बी इंटू सी का होल ट्रांसपोज, ए इंटू बी इंटू सी का होल ट्रांसपोज, तब का आप कैसे लेते, तो देखो इसका जब ट्रांसपोज लोगे आप तो क्या होगा, है ना, तो इसमें से किसी दो को ए मान लो, सपोज कर लो कि ए है, दूसरा का क्या हो गया बी हो गया, ठीक है ना। तब क्या होता है पहले सी ट्रांसपोज फिर क्या लिखाएगा ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज, मतलब सी ट्रांसपोज हो गया। अब क्या होगा ये भी उलट जाएगा, यहां पे प्रॉपर्टी अप्लाई होगा तो आप लिख दोगे आप बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मतलब आप देख सकते हो यहां से कि ए और सी का पोजीशन चेंज किया लेकिन बी जहां था वहीं रह गया, ठीक है। अगर मान लीजिए ये रहता है ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी का होल ट्रांसपोज, तब का आप कैसे लेते हैं इसका ट्रांसपोज, ठीक है ना। तब आप क्या करोगे किसी दो को या तो किसी तीन को एक मान लो, ठीक है ना, या तो किसी दो को एक मान लो, ये भी हो गया, ये ए हो गया, दूसरा का क्या हो गया बी, तब आप लिख सकते हो क्या पहले कौन आ जाएगा सी डी, तो सी डी का होल ट्रांसपोज इनटू क्या लिखा जाएगा आपका ए बी का होल ट्रांसपोज, फिर ये भी पलटी खा जाएगा तो क्या लिखाएगा डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज, डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज इनटू क्या लिख सकते हो आप बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मतलब आप देख सकते हो किसका किसका पोजीशन चेंज हुआ, किसका किसका पोजीशन चेंज हुआ, है ना, किसका चेंज हुआ देखो तो सबका रिवर्स इधर उधर हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत, तो कुछ इस तरह से ट्रांसपोज लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। उसके बाद देखा जाए अदर टू टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, वो हो गया आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स और एक कौन सा हो गया स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। चलिए आ जाइए साइमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक
मैट्रिक्स, तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स किया जाता है वैसा मैट्रिक्स जिसके लिए ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, मतलब वैसा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ए था ए हो जाएगा। ढीठ इंसान होता है, कोई ऐसा बच्चा होता है इसको मारो फिर से जैसा तो सही हो जाएगा, तो ये भी ढीठ है ना, ट्रांसपोज लिए फिर से चेंज नहीं हुआ बल्कि सदा वैसे ही रह गया, ठीक है ना। अब देखो ट्रांसपोज लेने के बाद चेंज नहीं होना चाहिए, जैसा था वैसा ही हो जाना चाहिए। तो देखो एक्चुअली में मैं एक ऐसा एग्जांपल लेके बताता हूँ, उसके बाद इसका है ना बेसिक और भी अच्छे बात किया जाएगा इसके बारे में, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लिया जाए, जैसे देखो आप कैसे लिखोगे कि अगर मान लो साइमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने की जरूरत पड़ गया, एग्जाम्पल कोई पूछ देता आपसे तो कैसे लिखोगे आप, ठीक है। तो देखो कैसे लिखोगे आप, ठीक है। जैसे देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3/3 का, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दो आप 1 2 3, कंडीशन अप्लाई, यहां पर 2 लिखो तो यहां पर भी आपको 2 रखना पड़ेगा, यहां 3 तो यहां पे क्या रख दो आप 3, ठीक है कि नहीं। उसके बाद देखो डायगोनल एलिमेंट कुछ भी डाल दो, 3 लिख दिया जाए, ठीक है ना। यहां पर लिख दो 4, तो यहां 4 तो यहां पे क्या लिख दोगे आप 4, ठीक है ना। और यहां पर आपको जो मन में आ रहा है वो लिख दो, यहां पे 5 10 कुछ भी लिख दो। अब इसका ट्रांसपोज लो आप, जब ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज लिया जाएगा तो रो 1 जो है वो क्या बनेगा कॉलम 1, मतलब 1 2 3 लिखा गया, रो 2 क्या बनेगा कॉलम 2 2 3 4, फिर ये क्या बनेगा कॉलम 3 3 4 5, R3 क्या हो गया कॉलम 1 बन गया। तो क्या दोनों सेम रहा कि डिफरेंट हो गया, सेम रहा, मतलब यहां पे हम लोग क्या पाते हैं कि A ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो गया, हेंस वी कैन से दैट ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो इसके अगर बात किया जाएगा तो ट्रांसपोज वगैरह जो होता है वो हमेशा डिफाइंड होता है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉट फॉर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब ये देखो अगर कोई मैट्रिक्स ए है, यहां लिखा गया है ए आई जे, क्या लिखा हुआ है ए आई जे, और इसका ऑर्डर मैं लिख देता हूं यहां पे m बाई n, चलो है ना m बाई m ही होगा, m बाई m होगा, ठीक है कि नहीं। चलिए अब अगर मान लिया जाए कि अगर ये इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, सर ऐसा कब संभव है कि ये दोनों साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जब आप देखो कि इसका ये देखो ये कौन सा प्लेस पे है, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A1 2, ये कौन से प्लेस पे है 2 1, कौन से प्लेस पे है 2 1, मतलब इस मैट्रिक्स के लिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए इसका ए आई जे एलिमेंट जो होगा वो ना जे आई के इक्वल होगा, ए आई जे जो होगा वो ए जे आई के इक्वल होगा, मतलब 1 2 2 1 के इक्वल होगा, 3 2 2 3 के इक्वल होगा, है ना, कोई दिक्कत। इफ कब ऐसा होगा, इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, जब आई जे के इक्वल नहीं होगा तब ए आई जे जो होगा इसका किसके इक्वल होगा ए जे आई के इक्वल होगा, पॉइंट नंबर 1, ठीक है ना। और अगर बात किया जाए पॉइंट नंबर 2 तो ए आई जे इक्वल टू कुछ भी, ए आई जे इक्वल टू क्या हो सकता है कुछ भी हो सकता है, जब आई इक्वल टू क्या होगा जे होगा, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं, ठीक है ना। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स आप कुछ भी ले सकते हो, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी लिया जा सकता है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस तरह से लेना पड़ेगा कि 1 2 2 1 के इक्वल हो जाए, 2 3 3 2 के इक्वल हो जाए, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत। चलिए समझाया। इसके बाद देखिएगा ये बहुत रिमार्केबल बात है यहां पर लिखा हुआ, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा, है ना, इसके बाद देखो है ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, तो वैसा मैट्रिक्स जिसके लिए ए ट्रांसपोज लेने पर -1 इक्वल आता है, बदलता नहीं है बल्कि माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स फॉर विच ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, ठीक है ना। ये देखो फॉर एग्जांपल अब इसका कैसे लिखा जाएगा सर, तो देखो ए मैट्रिक्स ए को लिख देता हूं मैं यहाँ, डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 होगा, इसका डायगोनल एलिमेंट कितना होता है ना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायगोनल एलिमेंट इसका कैसा होगा, ठीक है ना। तो पॉइंट भी नोटेड, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट हमेशा कितना होगा 0, सिमेट्रिक के लिए कोई कंडीशन नहीं डायगोनल पर, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लिख देते हो -3, यहाँ पे लिख देते हो 4, तब देखो ये 1 2 है तो 2 1 जो होगा वो +3 लिखाएगा, ये जो लिखा गया 1 3 है तो 3 1 क्या होगा -4 होगा, साइन चेंज करके लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, पहला बात। अब देखो डायगोनल पर तो 0 रख देना है, 0 होगा,
ठीक है नहीं। और यहाँ पे क्या लिख दो आप -5, तब यहाँ पे क्या लिखाएगा +5, और यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है ना। अब इसका देखो लेकर के वो ट्रांसपोज लिया जाए, ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज कितना होने वाला है, चलिए तो फर्स्ट रो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम 0 -3 और क्या हो गया 4 हो गया, ये क्या हो जाएगा 3 0 5 और क्या लिखोगे -4 -5 और क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो ये दोनों आपस में इक्वल कब होगा, जब ए ट्रांसपोज का वैल्यू जो होगा वो -a से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो पॉइंट टू बी नोटेड, अगर मान लिया जाए कि कोई मैट्रिक्स ए है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू लिखा गया है ए आई जे, ए इक्वल टू ए आई जे, अंडरस्टूड है। इसका ऑर्डर कितना होगा m बाई m होगा, ठीक है ना। चलिए फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे m बाई m, है ना। अगर बात किया जाएगा तो इसके लिए ए आई जे इज इक्वल टू -aj होगा, aj 1 to -1 3 के इक्वल होगा, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 1 है ना, पॉइंट नंबर 1 कब, जब i नॉट इक्वल टू जे होगा, i नॉट इक्वल टू जे होगा, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3, ठीक है ना, ए आई जे इक्वल टू 0 इफ i इक्वल टू क्या होगा जे होगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद लिख लिए क्या और, चलिए डोंट वरी, इसका वो भेज देंगे, क्या उसको कहते हैं पीडीएफ भेज देंगे, इसके लिए टेंशन मत लो, क्लास के बच्चों के लिए टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए तो ये सीख गया इतना ना, ऊपर ऊपर पार कर गया, ज्यादा स्पीड में है क्या, सही है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा पढ़ा हुआ है, सिर्फ दोबारा रिवीजन करते चल जाना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करते हुए लगभग 20 से 25 या तो लगभग 1 महीने के अंदर क्या करना है, कोशिश कर देना कि खिंचा जाए पूरा का पूरा, कोशिश करना, इट में भी और पहले हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है कि नहीं। चलिए तो ये हो गया। अब देखो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि याद रखने वाली बात है कि a प्लस ए ट्रांसपोज जो होता है वो साइमेट्रिक होता है, कैसा होता है साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, समझे ना। a प्लस ए ट्रांसपोज कैसा होता है बोलिएगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। लेकिन यही अगर बात किया जाएगा a माइनस ए ट्रांसपोज तो वो होता है स्क्यू साइमेट्रिक, कैसा होता है स्क्यू साइमेट्रिक्स होता है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। a प्लस ए ट्रांसपोज साइमेट्रिक होता है, लेकिन a माइनस ए ट्रांसपोज कैसा होता है स्क्यू साइमेट्रिक होता है। जिसे नहीं विश्वास है वो इधर देख सकते हो, ठीक है ना। अगर मान लीजिए प्रूव करना है कि सर प्रूव करिए कि a प्लस ए ट्रांसपोज साइमेट्रिक है, तो कैसे प्रूव किया जाएगा, ठीक है। चलो आप देखो तो यहाँ पे मान लो कि बी मैट्रिक्स है, तो बी मैट्रिक्स आप सपोज कर लो कि a प्लस ए ट्रांसपोज लिखा गया है। अब सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यानी कि बी ट्रांसपोज इक्वल टू लिखा जा सकता है ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिखा जा सकता है, ठीक है। यानी कि अगर बात करें यहां से तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू, ठीक है ना, यहां से लिखा जा सकता है ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। एक्चुअली में हम लोग प्रॉपर्टी जाते हैं कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो होता है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। इसी कारण से मतलब यहां से लिखा जा सकता है कि बी ट्रांसपोज इक्वल टू लिखा जा सकता है यहां से ए ट्रांसपोज प्लस बी है ना, ए ट्रांसपोज प्लस ए, और एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है ना, एक प्रॉपर्टी नहीं बताया हमने, लेकिन हाँ एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। मतलब आप ए को आगे कर सकते हो, तो बी ट्रांसपोज का वैल्यू लिखा जा सकता है ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया। तो क्या बी ट्रांसपोज का वैल्यू बी के इक्वल आ रहा है, देखो बी यही था और बी ट्रांसपोज भी यही है, यानी कि बी ट्रांसपोज का वैल्यू जो है वो बी के इक्वल आ रहा है, इसलिए कहा जा सकता है कि
ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा होता है? सिमेट्रिक। ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। चलिए जैसे देखिए, अगर मान लिया जाए एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरह का, एक्सप्रेस एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स in the as sum of symmetric and skew symmetric matrix. Express the given matrix as sum of symmetric and skew symmetric matrix. तब कैसे लिखा जाएगा? तो देखो आप यहां से इस तरह से लिखोगे, a इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज किस तरह का मैट्रिक्स हो गया? सिमेट्रिक हो गया। ए प्लस ए ट्रांसपोज किस तरह का हो गया? सिमेट्रिक हो गया, ठीक है ना। और 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये किस तरह का हो जाएगा बोलिएगा? स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो हमने एक देखो, अब इससे सिंप्लीफाई करोगे तब वैल्यू ए आएगा। नहीं विश्वास तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितना आएगा? ए आएगा। तो हमने एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिख दिया, ठीक है ना। तो अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तब कुछ ई वाला फॉर्मूला लगेगा, 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। बोले सर कहां से आया? ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए स्क्यू सिमेट्रिक होता है, इसी कारण से। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं कोई मैट्रिक्स ए लिख दिया जाए, है ना, मैं लिख देता हूं 1 2 3 4, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि एक्सप्रेस इट एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, एक्सप्रेस इट एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो कैसे आप एक्सप्रेस करोगे? तो देखो, है ना, तो इसका पहले ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लो। तो ए ट्रांसपोज कितना होगा, है ना। तो ए ट्रांसपोज क्या लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है ऐसे 1 2 और 3 4 लिखा जाता है। तो एक काम करो, ए प्लस ए ट्रांसपोज आप निकाल लो, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज मतलब दोनों को आप ऐड कर दो, तो 1 1 2 हो गया, 2 3 5 हो गया, 3 2 5 हो गया, 4 4 8 हो गया, ठीक है ना। चलिए अब आप फाइंड आउट कर लो यहां से ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्या फाइंड आउट किया जाए? ए माइनस ए ट्रांसपोज। चलो आप ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लो। 1 में से 1 गया तो कितना हो गया? 0। 2 में से 3 गया तो कितना बच गया? -1। 3 में से 2 गया तो कितना बच गया? 1। 4 में से 4 गया तो कितना बच गया? 0। देखो स्क्यू सिमेट्रिक ऐसा ही ना होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट 0 0 आ गया, नॉन डायगोनल का साइन चेंज ये हो रहता है, ठीक है कि नहीं। चलिए अब देखिएगा, तो ये हो गया सिमेट्रिक, ये कैसा हो गया बोलेगा? स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तब आप लोग जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि, है ना, ए मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है ए प्लस ए ट्रांसपोज 1/2 इंटू प्लस 1/2 इंटू क्या लिखा जाता है? ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये स्क्यू सिमेट्रिक और ये पहला जो हो गया वो सिमेट्रिक हो गया। मतलब आप यहां से इन सब को 2 से डिवाइड कर सकते हो या ना भी कर सकते हो, ठीक है ना। यानी कि 2 से डिवाइड करके लिख दो तो कितना हो गया? 1 5/2, यहां पर क्या लिख सकते हो आप? 5/2, यहां 4 लिखा जा सकता है, प्लस 1/2 इंटू यहां भी डिवाइड कर दो तो 0 माइनस 1/2 1/2 और कितना हो गया? 0। इन दोनों को ऐड नहीं करोगे, अगर ऐड करोगे फिर से कौन आ जाएगा? जो गिवन मैट्रिक्स ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पॉइंट भी नोटेड, बहुत सारा बच्चा क्या दोनों को ऐड कर देगा, क्योंकि एडिशन बहुत आसान है, जोड़ करके लिख देगा, फिर से क्या हो गया? नहीं समझ रहे हो? तीसरा से जोड़ना नहीं है, जोड़ोगे तो फिर से, क्योंकि ए ही को इस रूप में लिखा गया है। तो ये हो गया सिमेट्रिक, ये कैसा हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, बस कहानी खत्म हो जाता है, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, है ना, मैट्रिसेस, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, तो देखो यहां पर 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, ठीक है ना। ये तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशन किस लिए परफॉर्म किया जाता है? टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन से अगर इनवर्स आपको नहीं फाइंड आउट करने आता है तो डिटर्मिनेंट में इसका एक फार्मूला आएगा, ठीक है ना, उसके लिए डरना नहीं है। जब मैं अगर बात करूं एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में तो पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है कि किसी एक रो या तो किसी एक कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। एनी रो और एनी कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट। कोई भी रो या तो कोई भी एक कॉलम को किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक है ना। मतलब अगर मान के आपको कि आर आई ith रो में अगर मान कर रहा है कि आपको नहीं इसमें के मल्टीप्लाई करने की जरूरत है तो के आर आई लिख दो, या तो आपको मन किया कि नहीं मैं मल्टीप्लाई करूंगा जे कॉलम में कितना से? लैम्डा टाइम्स, तो आप लिख सकते हो सीजे,
कोई दिक्कत? तो पॉइंट नंबर 1 क्या बताया मैंने कि एनी रो और एनी कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट। लेकिन बोलेगा सर कितना से मल्टीप्लाई किया जाए? तो सिचुएशन के अनुसार जब एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया जाएगा तो वहां पता चलता है कितना से मल्टीप्लाई होगा कितना नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद पॉइंट नंबर 2, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि किसी एक रो या तो किसी एक कॉलम को किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। एक रो को रो के साथ इंटरचेंज किया जा सकता है या तो कॉलम को कॉलम के साथ इंटरचेंज किया जा सकता है। मतलब अगर मान लिया जाए कि आपका मन किया कि R1 को इंटरचेंज करना है R2 के जगह पर, R1 के एलिमेंट को लिखना है कहां पर? R2 के जगह पर, R2 के एलिमेंट्स कहां लिखना है? R1। दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा? इंटरचेंज। या तो आपका मन क्या, नहीं हम कॉलम 3 को इंटरचेंज करेंगे कॉलम 2 के साथ, कोई बात नहीं है, आप इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे मैट्रिक्स, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि आपका मन कर गया कि नहीं सर हम जानते हैं क्या करेंगे, R1 को इंटरचेंज करेंगे किसके साथ? R2 के साथ, तो आप इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है ना। यानी कि यहां से लिखा जा सकता है क्या, A मैट्रिक्स इक्वल टू 3 4 ऊपर आ जाएगा, 1 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 2 में क्या बताएगा, कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन है कि एनी रो और एनी कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स कैन बी, एनी रो और एनी कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स कैन बी इंटरचेंज टू एनी अदर रो और एनी कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। चलिए पॉइंट नंबर 2 हो गया। फिर पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 की अगर बात किया जाए तो थर्ड पॉइंट, अगर थर्ड पॉइंट की अगर बात किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा अप्लाई होता है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, किसी एक कांस्टेंट से किसी अदर रो या तो अदर कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हो। एनी रो और एनी कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट एंड कैन बी एडेड टू एनी अदर रो और अदर कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब किसी एक रो या तो किसी एक कॉलम में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद उसे किसी अदर रो या तो अदर कॉलम में जोड़ा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका मन कर गया कि ऐसे नहीं, आज हम चेंज करेंगे R1 को, R1 को किस तरह चेंज करेंगे, R1 प्लस के R3, तब आप लिख सकते हो। लेकिन कंडीशन अप्लाई, जब इस चीज को लिखोगे तो इस बात का ध्यान देना है, यहां अगर R1 है तो फर्स्ट लेटर इधर का R1 होगा, ठीक है। मतलब अगर आप यहां पर लिख रहे हो R2 तो यहां पर स्टार्टिंग लेटर R2 होगा, उसके बाद आपको जो मन करता है लिखते रहो, R3 लिख दो, ठीक है ना। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, जो यहां रहेगा वो यहां दोनों सेम सेम रहेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको मन करता कि नहीं कॉलम के साथ हम इंटरचेंज करेंगे तो C3 इंटरचेंज बाय, आप लिख सकते हो C3 प्लस लैम्डा C1, लैम्डा C1। मतलब कि कौन चेंज कर जाएगा, C3। तो पॉइंट नंबर 3 क्या बताया मैंने कि एनी रो और एनी कॉलम ऑफ मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट एंड कैन बी एडेड टू एनी अदर रो और अदर कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है कि ना। तो पॉइंट नंबर 1 क्या सीखा हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन में कि किसी एक रो या तो पॉइंट नंबर 1 में अगर देखा जाए तो क्या देखा, किसी एक रो या तो किसी एक कॉलम में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मल्टीप्लाई में डिवाइड भी अंडरस्टूड है, ठीक है कि नहीं। चलिए अगर पॉइंट नंबर 2 की अगर बात किया जाए तो किसी भी एक रो या तो एक कॉलम को इंटरचेंज, किसी भी दो रो या तो दो कॉलम को इंटरचेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3 में हम लोग क्या सीखा कि किसी भी एक रो या तो किसी भी एक कॉलम में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम में जोड़ा जा सकता है, ठीक है कि नहीं, है ना। जैसे देखो एक क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आया कि वो क्या कहना चाह रहा है। ये देखिएगा, है ना, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, लिखता हूं यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ A इक्वल टू 2 3 1 4, ठीक है। इसका हमको क्या निकालना है, बोलिएगा क्या निकालना है, बोलिए ना, इनवर्स निकालना है, ठीक है ना। बट बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, पहले इनवर्स समझते हो ना क्या होता है। इनवर्स मतलब क्या होता है कि A इंटू बी, दो ऐसा मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद I आ जाए, तो A का इनवर्स B है या तो B का इनवर्स I है, सॉरी A का इनवर्स B या तो B का इनवर्स A होगा। कोई दो ऐसा मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो एक दूसरे का क्या कहलाता है,
इनवर्स कहलाता है, ठीक है ना। और इनवर्स को कैसे लिखा जाता है, a के पावर -1, यानी कि a इनवर्स ऑफ a इनवर्स इक्वल टू b, या तो b इनवर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से a लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि दो ऐसा मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, उसे क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है ना। मतलब ये जो मैट्रिक्स लिखा गया इसके लिए कोई दूसरा और मैट्रिक्स ढूंढना है ताकि इससे मल्टीप्लाई किया वैल्यू क्या आ जाए, आई मतलब अंडरस्टूड है 1 0 0 1 आ जाए, ठीक है ना। तो कैसे लिखा जा सकता है, तो देखो कैसे लिखोगे आप, ठीक है। तो देखो एक्चुअली में यहाँ पे जो लिखा गया है तब आप लिख दोगे ए इजकल टू लिख दिया जाएगा यहाँ पे आई इंटू ए। जब भी इनवर्स निकालना है तो पॉइंट नंबर 1 में क्या लिख देना, ए इजकल टू आई इंटू ए, ए इजकल टू आई इंटू ए, ए इजकल टू आई इंटू ए। चलो अब देखो आप यहां से ए, तो ए का वैल्यू क्या दिया गया था, देखिए आप यहां से ए का वैल्यू दिया गया है 2314, तो आप यहां से लिख दो 2314 इज इक्वल टू आई, आई मतलब कौन हो गया 1001, 1001 इंटू क्या हो गया ए। अब चलिए देखिए अब क्या करना होगा कि ये जो क्या अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हम लोग जानते हैं कि a इंटू बी इक्वल टू क्या लिखा जाता है आई, a इंटू बी इक्वल टू क्या लिखा जाता है आई। अब क्या कर रहा है उसको उलट के भी तो लिख सकते हो, आई इक्वल टू a इंटू बी, ठीक है कि नहीं। तो a तो मालूम है जो कि b के जगह पर लिखा गया है, यानी कि ये जो है वो फालतू है, इसे हम लोग क्या करना है b में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पे क्या आ जाए आई आ जाए, यानी कि कुछ नहीं इसे यहां पर कन्वर्ट करके आई में कन्वर्ट कर देना है। पॉइंट बी नोटेड, ये जो LHS साइड में दिख रहा है इसे आपको आई में कन्वर्ट कर देना है, इसे बी में, इसे क्या में ए में, ताकि बी इंटू ए का वैल्यू क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ये तो मालूम है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो यहां पर इसे चेंज करना पड़ेगा और इसे भी चेंज करना पड़ेगा, इसे इस तरह से चेंज करना पड़ेगा ताकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। ये भी करस्पॉन्डिंग चेंज होते चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो कैसे किया जाएगा, तो आई मतलब कि आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए कि सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा जाता है 1 0 0 1 लिखा जाता है, ठीक है कि नहीं। चलिए अब आ जाइएगा, अब चलिए यहां से अगर बात किया जाएगा तब आप कैसे करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई, है ना। यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, कैसे होना चाहिए था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 यहां पर होता है। तब देखो क्या यहां पे 1 लिखा गया है, नहीं है, तो पहले यहां पे 1 लाया जाएगा, तो 1 कैसे आएगा, क्यों ना काश ऐसा होता कि यहां पे 1 होता तो इस 1 को यहां पे ट्रांसफर कर दिया जाए। तो इसके लिए हम लोग प्रॉपर्टी एलिमेंट्री ऑपरेशन 1 पढ़े थे कि कोई भी एक रो या तो एक कॉलम को दूसरे रो या तो दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज किया जा सकता है। मतलब यहां पर आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, क्या चीज, R1 इज इंटरचेंज बाई R2 एंड R2 इंटरचेंज बाई R1, ठीक है ना। मतलब यहां पे आप लिख दो 1 4 और यहां 2 3, ठीक है कि नहीं, इज इक्वल टू, अब करस्पॉन्डिंग इधर भी सेम ऑपरेशन होगा, यानी कि 0 1 1 0 इंटू क्या हो गया ए हो गया, ठीक है। चलिए ये हो गया, उसके बाद देखो एक्चुअली में तो जब यहां पे 1 आ गया तो देखो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब लिखा जाता है तो 1 और यहां पे क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए था, यानी कि यहां जो दिख रहा है यहां 0 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। तब आप सोचो कि यहां पे कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए ताकि 0 हो जाए, तो 0 करने के लिए 2 में से 2 घटेगा तभी तो 0 होगा, ठीक है। 2 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0, यानी कि अब इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आप लिख दो यहां पे R2 इज इंटरचेंज बाई R2 माइनस 2 R1, R2 इंटरचेंज बाई R2 माइनस क्या लिख दिया जाए 2 R1 से लिख दिया जाए, ठीक है ना। तो R2 माइनस 2 R1 मतलब आप क्या करोगे R2 को इंटरचेंज कर दो, ठीक है ना। मतलब कि चेंज नहीं हो रहा है, 1 तो चेंज नहीं हो रहा है, छोड़ दो आप, ऑपरेशन 3 लग रहा है, ठीक है। चेंज कौन हो रहा है R2, तब R2 को आप देखो 2 को यहां पे आप दिमाग में बैठा लो कि 2 को रखे हुए अपने माइंड में, ठीक है। अब इसमें आप -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 से मल्टीप्लाई कितना -2 हो गया, ऐड करेंगे तो कितना आ गया 0, कितना हो गया 0। फिर आप 3 को ढक लो, अब पहले इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दो -2 से, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया -8, अब -8 को 3 के साथ ऐड कर दो, कितना आ गया -5, ठीक है। आपने 3 को ढक दिया, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया R1 मतलब 4 में, तो -8 आ गया, 3 - 8 कितना हो गया -5। सेम वर्क इधर भी होगा, R1 चेंज नहीं होगा, 0 1 एज इट इज रह गया, ठीक है। चलिए अब यहां पे चेंज होगा, तो R2 को पहले चुपचाप धर लो, इसको नहीं चेंज करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो -2 से, वही रह जाएगा, यानी कि ओवरऑल क्या रह गया यहाँ पे 1। फिर यहाँ पे इसे पकड़ लो, -2 से मल्टीप्लाई तो कितना आ गया -2 इंटू क्या हो गया ए हो गया,
कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद देखिएगा, इसके चलिए तभी तक हम लोगों ने क्या बनाया, 104 माइनस 5 हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्या होना चाहिए था, यहां पर क्या होना चाहिए था, 1, क्या होना चाहिए था, 1। तो 1 कैसे आएगा, इसे 1 बनाने के लिए आप क्या करो कि R2 को चेंज कर दो, है ना, -1/5 R2, -1/5 R2। चलिए तो चेंज करोगे तो कितना लिखाएगा, 140 +1 सेम ऑपरेशन इधर भी परफॉर्म होगा, तो 0 1 और यहां से लिखा जाएगा -1/5 और यहां से लिख सकते हो आप +2/5 इंटू कितना हो गया, a। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब देखो एक्चुअली में अब एक ही चीज रह गया कि यहां पर 0 होना चाहिए था, तो 0 कैसे आएगा, ये जब 4 में से 4 घटेगा तब 0 आएगा। तब आप क्या करो कि R1 को इंटरचेंज कर दो, चेंज कर दो R1 -4 R2 से, R1 -4 R2 से। चलिए तब इंटरचेंज कर दीजिए आप, तो इंटरचेंज करोगे कितना आ जाएगा, 1 एज इट इज रह गया, ठीक है। चलिए अब यहां से -4 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 0, ठीक है ना, ऐड करोगे तो ये हो गया 0 और ये हो गया आपका 1 इज इक्वल टू, चलो आप यहाँ पे 0, अब यहाँ पे -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना लिखा जाएगा यहाँ पे, +4/5, +4 क्या लिखाएगा, +4/5। फिर यहां से आप -4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -4 से मल्टीप्लाई तो 8/5 और +1 यानी कितना आ गया, -3/5 -1/5 2/5 इंटू कितना हो गया, a। यानी कि अब देखो कुछ ऐसा आ गया, a इंटू बी इक्वल टू क्या आ गया, i। मतलब कहा जा सकता है कि a का इनवर्स कौन होगा, आपका 4/5 -3/5 -1/5 2/5। सो दिस इज आवर आंसर। तो इसीलिए जब एलिमेंट्री ऑपरेशन का यही यूज है, किसके हेल्प से हम लोग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। That's all for today. We will meet in the next video.